तो अब हमें देखना है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। हम लोग ने कल यहाँ पर देखा था किस चीज का, कार्बन और हाइड्रोजन का एस्टिमेशन। मैंने आपको बताया था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो 12/44 स्मॉल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। हाइड्रोजन के लिए 2/18 कर देंगे क्योंकि वाटर बनता है इसमें H2O, स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। सल्फर के लिए 32/233, 233 क्या है, BSO4 का वेट है, स्मॉल डब्ल्यू बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। क्लोरीन के लिए 35.5, AgCl का वेट 143.5 W बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। सब में W बाय कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100 लगना है, बस ये ऊपर नीचे का आपका ये चेंज होगा, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। फॉस्फोरस के लिए दो मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। एक में अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मेशन होता है और दूसरे में आपका यहाँ पर MgNH4PO4 इसका आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब हम देखते हैं किस चीज को, यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है, तो नाइट्रोजन का एस्टिमेशन दो मेथड से किया जाता है, एक जेल्डाल मेथड होता है, दूसरा होता है ड्यूमास मेथड। नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो एक जेल्डाल मेथड होता है और एक होता है ड्यूमास मेथड। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, और इसका हमने वेट निकाला, वही कैपिटल डब्ल्यू का, ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। जेल्डाल मेथड में हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और फिर इस अमोनिया को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, और इस एसिड के मिली इक्विवेलेंस को हम यहाँ पर रखते हैं। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, ठीक है, चलिए इसे समझते हैं हम लोग अच्छे से। जेल्डाल मेथड के अंदर हम लोग बेसिकली जो भी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नाइट्रोजन रहता है, इस नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया। अमोनिया क्या है बेटा, ये अपने आप में एक बेस है, क्या है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो अमोनिया बनती है, इस अमोनिया का टाइट्रेशन कराते हैं। टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बेस है, तो इस अमोनिया में हम यहां पर डालते हैं एसिड को, तो एसिड से ये क्या बनाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कितना एसिड डाला। ये जो एसिड का सॉल्यूशन हमने बनाया है, इस सॉल्यूशन का हमें कंसंट्रेशन मालूम है। इसका क्या हमें मालूम है, कंसंट्रेशन, मतलब हमें नॉर्मेलिटी इसकी मालूम है। कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी की टर्म्स में हमने निकाला, हमें इसकी नॉर्मेलिटी मालूम है। अब एसिड जैसे जैसे आप धीमे धीमे करके इसमें डालोगे, आप एसिड डालोगे तो एसिड का कुछ ना कुछ वॉल्यूम लगेगा कि नहीं लगेगा, और जैसे ये NH3 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आप क्या कर रहे हो, टाइट्रेशन कर रहे हो। तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, और ये एंड पॉइंट कैसे मालूम चलता है, बाय चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर। चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर, जैसे इंडिकेटर का कलर चेंज होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे क्या, NH3 पूरी खत्म हो गई। तो इस NH3 को पूरा खत्म करने के लिए इसका कितना वॉल्यूम लगा, हमें इसका वॉल्यूम मालूम रहेगा एसिड का, तो हमने N/V कर लिया। क्या कर लिया, N/V, और ये वॉल्यूम हमने ml में रखा, ठीक है। तो हम इस N/V को बोलते हैं मिली इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, मिली इक्विवेलेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिली इक्विवेलेंस, इसलिए बोलते हैं कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको मैंने पढ़ा है पहले चैप्टर में। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो N/V क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। अगर वॉल्यूम किस में ले रखा है हमने, लीटर में, और अगर यही वॉल्यूम हमने किस में ले रखा है, ml में ले रखा है, तो ये इक्विवेलेंस ना बनकर ये बन जाता है मिली इक्विवेलेंस। क्या इतनी बात समझ में आई है। तो इस एसिड का NV से हमें ये मालूम चल जाएगा कि अमोनिया के कितने इक्विवेलेंस है। क्यों, क्योंकि किसी भी एक रिएक्शन में हमेशा मिली इक्विवेलेंस इक्वल होते हैं। कौन इक्वल होते हैं, मिली इक्विवेलेंस। तो जितना एक मिली इक्विवेलेंस एसिड का लगा, उतना ही मिली इक्विवेलेंस किसका है,
बेस का है। क्या इतनी बात समझ में आई है? नहीं आई? ठीक है, यही चीज देखो हमने यहां पर समझाई है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम, इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, मतलब इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ EQ नहीं करना है, E करना है खाली। E मतलब होता है इक्विवेलेंस और EQ मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। तो E इज इक्वल्स टू W बाय EQ होता है। इक्विवेलेंस अगर हम निकालते हैं तो वो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो E का मतलब हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंस, और EQ का मतलब हो गया इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, चलो ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई क्या ये बात बेटा? ठीक है, तो बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1.4 इंटू NB बाय कैपिटल W। NB किसका है? एसिड का है, याद रखिएगा। इसमें वॉल्यूम किसमें लोगे? ML में लोगे। किसमें लोगे? ML में। और कैपिटल W क्या है? वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको परसेंटेज नाइट्रोजन का मालूम चल जाएगा, सीधा सिंपल। ठीक है, और ड्यूमास मेथड में जो फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा V वॉल्यूम इन ML, वही 8/8 इंटू कैपिटल W। बस ड्यूमास मेथड का आपका ये फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? और ये वॉल्यूम जो आपको रखना पड़ेगा, ये STP पे रखना पड़ेगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो रहेगा वो 1 बार। अगर नहीं हो तो कन्वर्ट कर लेना। कौन से फॉर्मूले से? P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। समझ में आ गई बात? चलिए अब देखते हैं यहां पर जेल्डाल मेथड। देखिए ये फॉर्मूला लिखा है, 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंस ऑफ एसिड रिक्वायर्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH3 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्राम्स। जैसे क्वेश्चन दिया है, 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाय जेल्डाल मेथड लिबरेट्स अमोनिया व्हिच रिक्वायर N/2 80 ml ऑफ H2SO4। H2SO4 एसिड है कि नहीं है? फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देन फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया बेटा आपने? 2 ग्राम, तो आपने ये रखा 2 कैपिटल W। वॉल्यूम एसिड का कितना लगा? 80 ml, आपने 80 रखा। नॉर्मेलिटी कितनी है? N/2 है, तो आपने 1/2 रखी, और 1.4 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सीधा सीधा निकला है 28%। क्या ये बात समझ में आ गई? ये सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल था इस पर, जेल्डाल में। अब थोड़ा सा टफ पर आते हैं। थोड़ा सा टफ क्या होता है, फिर से आपको उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया। उन्होंने कहा 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे जेल्डाल मेथड से हमने क्या बनाया? अमोनिया बनाई, और इसे एब्सॉर्ब कराया 100 ml ऑफ NH2SO4। H2SO4 की नॉर्मेलिटी कितनी दी है? 1। N मतलब क्या हो गया? 1। नॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वो कह रहे रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है उसे अब हमने न्यूट्रलाइज किया 40 ml N/2 NaOH से कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। अब वो कह रहा है कैलकुलेट करो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। नहीं आया होगा समझ में? देखो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने NH3 बनाई, अमोनिया बनाई, और इससे हमने एक एसिड जिसकी स्ट्रेंथ क्या थी? N/V, इससे हमने न्यूट्रल कराया। पर ये एसिड का थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा लग गया, ये न्यूट्रल हो गया और थोड़ा सा एसिड भी ज्यादा आ गया। तो इस ज्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने NaOH का सॉल्यूशन लिया। किसका सॉल्यूशन लिया? NaOH का सॉल्यूशन लिया। कितना सॉल्यूशन लिया? 40 ml। इसकी नॉर्मेलिटी क्या है? N/2। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज नाइट्रोजन का बताओ। अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया? लो समझो, जेल्डाल मेथड से हमने NH3 बनाई, हमने इसमें H2SO4 डाला, हमें कैपिटल W ग्राम क्या लिया था? हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, इससे कुछ ना कुछ NH3 बनी थी, इसे हमने न्यूट्रलाइज किया किससे? H2SO4 से। H2SO4 की नॉर्मेलिटी हमें मालूम थी N1V1 थी। समझ में आई है बात? पर इसका थोड़ा सा वॉल्यूम हमने ज्यादा ले लिया, तो NH3 तो पूरा चला गया, NH3 तो पूरा चला गया, पर यहां पर थोड़ा सा H2SO4 कैसा है? ज्यादा है। तो अब इस H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने किसे डाला?
NaOH को, और इसकी नॉर्मेलिटी कुछ N2V2 है, इसका इतना वॉल्यूम लगा, और अब ये पूरा न्यूट्रलाइज हो गया। तो आप एक चीज देखिए, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 को न्यूट्रल किसने किया? NH3 और NaOH ने। ये दोनों तो बेस है ना, ये भी बेस है और ये भी क्या है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। नहीं आई समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? अब इसके मिली इक्विवेलेंस दिए हमें N1V1, इसका मिली इक्विवेलेंस हमें फाइंड आउट करना है, और इसका मिली इक्विवेलेंस हमें मालूम है N2V2। अब ये बताओ क्या इस x को नहीं निकाल पाओगे? और इसी x को तो उठाकर आपको रखना है, इसी NH3 के NB को तो आपको रखना है उठाकर, कहा? उस फॉर्मूले 1.4 में, 1.4 इंटू मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3। अभी तक हम क्योंकि सिंगल टाइट्रेशन कर रहे थे तो H2SO4 यानी एसिड का रख रहे थे। इस फॉर्मूले में हम एसिड का क्यों रख रहे थे? क्योंकि हम सिंगल एक ही बार एसिड ले रहे थे, पर यहां पर हमने दो दो बार बेस लिया, तो एक मिली इक्विवेलेंस इसका तो खत्म हो जाएगा H2SO4 से, और बाकी जो मिली इक्विवेलेंस बचेगा वो किसका होगा? NH3 का होगा। किसका होगा? और इसी को उठाकर हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखो हमने क्या किया, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3 प्लस मिली इक्विवेलेंस ऑफ बेस इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। बेस का कितना है? 1/2 इंटू 40। भाई इसकी नॉर्मेलिटी NaOH की कितनी ली थी? N/2 यानी 1/2, और वॉल्यूम कितना लिया था? 40 ml, तो 1/2 इंटू 40 कर दिया। मिली इक्विवेलेंस हमने H2SO4 का कितना लिया पलक? 100 ml लिया है, और नॉर्मेलिटी कितनी है? 1 है, तो हमने ये रख दिया 100 इंटू 1, तो ये 100 निकला, ये 20 निकला, तो मिली इक्विवेलेंस NH3 का कितना निकल आया? 80। बस इस 80 को उठाकर यहां रख देना, ये रख दिया, डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया? 4 इंटू 1.4 कर दिया, 28%। आगे समझ में नहीं आया? जब दो दो बेस दिए जाएंगे तो बेस के मिली इक्विवेलेंस को एक साथ रखो और एसिड के मिली इक्विवेलेंस को अलग रखो, ठीक है? दो एसिड दिए जा रहे थे, दोनों के मिली इक्विवेलेंस को अलग रखो, बेस के मिली इक्विवेलेंस को अलग रखो। आपको कुल मिलाकर NH3 का मिली इक्विवेलेंस निकालना है। अगर एक ही एसिड दिया जा रहा है तो वो NH3 के बराबर ही होगा उसका मिली इक्विवेलेंस, पर अगर न्यूट्रलाइजेशन के लिए दो दो बेस लग रहे हैं तो इसका मतलब एक बेस बाकी के मिली इक्विवेलेंस को खत्म कर रहा है, और बाकी जो बचा हुआ मिली इक्विवेलेंस है वो NH3 का है। समझ में आ गई बात? चलिए देखते हैं, जरा इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए। 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जेल्डाल मेथड से, NH3 को मिक्स किया N/2 150 ml H2SO4 से, रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया। फिर देखो अब हमने इसे डाइल्यूट कर दिया 400 ml बाय एडिशन ऑफ वाटर। नाउ 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नीडेड, 10 ml ऑफ N/8 NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, करने की कोशिश करो, करिए। तो 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जेल्टाल मेथड से, अमोनिया मिक्स करिए, ठीक है? अमोनिया के साथ में मिक्स किया N/2 150 ml H2SO4, 150 ml N/2 H2SO4 डाल दिया, यानी H2SO4 का जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमने तैयार किया वो हमें पता है, और उसका वॉल्यूम भी 150 ml डाल दिया, पर हमने इसे न्यूट्रल करने के लिए नहीं डाला, हमने लिया जनरली ऐसे ही डाल दिया, लो भैया जितनी भी अमोनिया हो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, हमने एक्स्ट्रा ही डाल दिया। अब क्या किया, इस सॉल्यूशन को लिया और इसे हमने डाइल्यूट कर लिया 400 ml, दो 150 ml लिया था, अब इसमें हमने पानी मिलाया और पानी मिलाकर इसे कितना कर लिया? 400 ml, इस सॉल्यूशन को 400 ml कर लिया। अब इसका 20 ml निकाला, इस 400 ml का हमने 20 ml निकाला, और इस 20 ml को न्यूट्रलाइज जब हमने किया तो हमने NaOH का N/8 सॉल्यूशन तैयार किया, जिसका सिर्फ 10 ml लगा इसे न्यूट्रलाइज करने में। अब वो कह रहा है ये बताइए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या है? तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने NH3 को एब्सॉर्ब कराया किसमें? N/2 150 ml H2SO4 में, और फिर इसे डाइल्यूट कर लिया कितना? 400 ml। कितना कर लिया?
और फिर इसका 20 ml निकाला और इसे न्यूट्रलाइज किया N/8 इंटू 10 ml NaOH से। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? अरे भाई क्वेश्चन ही तो है ये, क्वेश्चन को मैंने इस हिसाब से बताया। ठीक है, अब देखो बेटा NaOH का कितना मिली इक्विवेलेंस लग रहा है, तो 1/8 नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम कितना लग रहा है 10 ml, तो ये NB किसका हो गया, NaOH का, ये N है और ये क्या है, B है, NB 10/8 हो गया, यानी इक्विवेलेंस NaOH के हो गए। तो अब जरा एक चीज सोचिए, क्या सोचना है हमें, 20 ml के लिए, इसका 20 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NB लग रहा, 10/8 NaOH का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसका 400 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, X। सीधे सिंपल यही तो लिख लिया हमने, 400 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा, X लगेगा, किसका, NaOH का। ठीक है, इस X को कैलकुलेट किया हमने, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे सॉल्व कर लिया, 100/4 यानी 25 मिली इक्विवेलेंस निकल आया, किसका, NaOH का। NaOH का कितना लगेगा, पूरे 400 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 मिली इक्विवेलेंस लगेगा NaOH का। अब H2SO4 का मिली इक्विवेलेंस कितना है, तो 1/2 इंटू 150, भाई H2SO4 कितना लिया था, 1/2, और वॉल्यूम कितना लिया था 150, तो हमने इसे यहां रख लिया, 1/2 इंटू 150, दैट इज 75 मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। अब देखो मिली इक्विवेलेंस ऑफ NH3, मिली इक्विवेलेंस ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 का मिली इक्विवेलेंस हमने ये निकाला 75, मिली इक्विवेलेंस NaOH का कितना निकाला 25, तो मिली इक्विवेलेंस NH3 का मालूम चल गया कि नहीं, मालूम चल गया कि नहीं, तो कितना निकला 50 मिली इक्विवेलेंस, और इसी को उठाकर इस फॉर्मूले में रखोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था, 2 ग्राम लिया था, तो 1.4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 35%। क्लियर है, समझ में आया? तो इसमें सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज ये है, सबसे मेन चीज क्या है, सबसे मेन चीज ये है कि 20 ml के लिए हमारा इतना NaOH का मिली इक्विवेलेंस लग रहा है, 20 ml के लिए इतना लग रहा है, तो हमने कितना बनाया था 400 ml, तो 400 ml के लिए कितना लगेगा ये फाइंड आउट करना है, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ये इतना लगेगा H2SO4 का 400 ml को न्यूट्रलाइज करना। ठीक है, पर H2SO4 का मिली इक्विवेलेंस कितना था 75, और 400 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लग रहा 25, तो बचा कितना 50, बचा कि नहीं बचा, तो 50 बनी बात है H2SO4 ने किसे न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाया होगा, NH3 को, तो NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 50 इक्विवेलेंस लगा, तो इसका मतलब NH3 का इक्विवेलेंस कितना है 50 है, उसी 50 को यहां रखकर आपने सॉल्व, और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने 2 ग्राम ले ही रखा था ये, तो ये कैपिटल W की वैल्यू है। तो बस ये 3 टाइप के सवाल ही यहां पर बन सकते हैं, इससे ऊपर कोई सवाल नहीं बनता है जेल्डाल मेथड। पहला सबसे इजी, जब सिर्फ एक ही एसिड यूज कर रहे हो, दूसरा जब एक NH3 और एक दूसरा बेस यूज कर रहे हो, और तीसरा जब आपने H2SO4 डाला, न्यूट्रल किया और फिर आपने इसका डाइल्यूशन कर दिया, और डाइल्यूशन करने के बाद में थोड़ा सा उसमें से आपने H2SO4 को निकाला और फिर उसे दूसरे बेस के साथ में आपने न्यूट्रलाइज किया, तो आप तो ये देखो टोटल के लिए कितना लग रहा है। ठीक है, तो ये 3 मेथड बनते हैं। नेक्स्ट होता है ड्यूमास मेथड। ड्यूमास मेथड में सीधा सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, V/8 इंटू कैपिटल W। 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, 800 ml ऑफ नाइट्रोजन STP में मिली, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें NH3 में नहीं बनाते हम, इसमें सीधा सीधा नाइट्रोजन आपको मिलता है ड्यूमास मेथड, तो आपने रखा 800 डिवाइड बाय 8 इंटू 2 दैट इज 50%। ठीक है, बिल्कुल सीधा सिंपल होता है, और कुछ भी नहीं होता है इसमें। और क्या हो सकता है, 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस बाय ड्यूमास मेथड गिव 100 ml ऑफ नाइट्रोजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 बार प्रेशर। अब देखो इन्होंने STP पे ना करके 2 बार प्रेशर कर दिया, तो पहले ये 1 बार पे कितना निकलेगा उसे निकाल लो, तो कौन से फॉर्मूले से, P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 ये लगाया आपने, और आपने STP पर इसका जो वॉल्यूम था वो निकाल लिया 200 ml। हमने 100 ml लिया था, पर 100 ml 2 बार पर था,
और एसटीपी पर प्रेशर 1 बार होता है। 1 बार मतलब 1 एटीएम होता है। समझ में आ रही है बात? तो आपने यहां पर ये रखा 2 बार, 2 बार पर यहाँ पर वॉल्यूम कितना 100, टेम्परेचर दोनों का सेम है, स्टैंडर्ड ही 0 डिग्री 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। टेम्परेचर से टेम्परेचर को काट दिया, P1 V2 कर लिया। P1 आपका 1 बार रखा, वॉल्यूम V2 हो गया, कितना निकल कर आ गया 200 ml। अब 200 ml को ऊपर रखकर 8 इंटू ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 4 है, सॉल्व कर लिया 6.25%। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये दोनों मेथड है। तो ये सब आपको परसेंटेज निकालना आ गया। अब परसेंटेज के बाद में नेक्स्ट आपकी जो चीज इसमें आती है वो होती है एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब होता है सिंपलेस्ट रेशियो। जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे देखो हमने ये लिखा C6H6, इसका सबसे सिंपल रेशियो क्या है? दोनों 6 से कट जाएंगे तो क्या बना CH। ये सबसे सिंपल रेशियो, और जो सबसे सिंपल रेशियो होता है उसी को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो मुझे बताइए H2SO4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है कि नहीं? तो अगर आप इसे 2 से काटोगे तो इसके नीचे क्वेश्चन लिखा है तो 1/2 और ये आ गया 4/2। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? HS 0.5O2, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? सिंपल होल रेशियो में होना चाहिए। तो क्या ये सिंपल है? ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर पूरा कट सकता है और होल रेशियो में कट रहा है तो ही एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। जैसे हमने बोल दिया C6H12O6, क्या इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। CH2O भाई कट सकता है सब 6 से, तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, और ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? जैसे ये नाइट्रोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोबेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4N2O4 है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H2NO2। कितने से डिवाइड कर दिया हमने? 2 से डिवाइड कर दिया सबको। तो यहां n की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 2। भाई 2 से जो डिवाइड किया आपने वो 2 निकल कर आई है। अब कुछ एक कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं। जैसे देखो बेंजीन, ये बेंजीन है, बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH, और यहां n की वैल्यू क्या है? 6। n की वैल्यू क्या निकली है? अब देखना, अगर मैं C2H2 ले लूं, ये होता है C2H2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? C2H2 करना, सॉरी C2H5 को लीजिए, C2H2, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH हो जाएगा, पर यहां n की वैल्यू कितनी है? 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में जब n का मल्टीप्लाई करते हो तो वापस आपको क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले में n का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पर n बड़े हिसाब से आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये n गड़बड़ हुआ तो एम्पेरिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट बन जाएगा। अब CH आपको दे रखा है, आपको मालूम है क्या बेंजीन का है कि एसिटाइलिन का है? हमने कहा n फाइंड आउट करो, तो n को फाइंड आउट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन तरीका जो पहले ही चैप्टर में हमने आपको सिखाया था वो ये था, क्या था? कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट है उसे आप डिवाइड करो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से। अब आप कहोगे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट कहां से लाए? तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उसी का वेट निकाल लो। जैसे ये CH है तो कार्बन का वेट 12 है, और हाइड्रोजन का वेट 1 हो गया, कितना हो गया? 13। तो आप 13, और इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा होगा, आपको डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, और अगर नहीं दे रखा होगा तो वेपर डेंसिटी दे रखी होगी आपको, तो वेपर डेंसिटी में 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो अभी आपको क्या मिल जाता है? इस मॉलिक्यूलर वेट को यहां रखिए, सॉरी, इस मॉलिक्यूलर वेट को आप यहां रखिए,
इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वही होता है n, और इस n का मल्टीप्लाई उठाकर आप किस में कर दीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला में कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मिल जाएगा, समझ में आई है ये बात, नहीं आई है? ठीक है, ये सबसे इजी मेथड है किस चीज के, एन को फाइंड आउट करने के, ये दो मेथड है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे पहले मैं आपको वो बता रहा हूं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला अगर आपको मालूम चल जाएगा तो इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लोगे, और इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लिया तो अगर आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट मालूम हो तो एन निकालने में कोई तकलीफ है, और उस एन का यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, पर ये दो आसान तरीके नहीं लगेंगे अब यहां, लगे तो बहुत अच्छी बात है, पर आपके कुछ बहुत डिफरेंट मेथड्स यहां पर लगते हैं, अब उन्हें अपन को समझना है। तो सबसे पहले तो इंपेरिकल फॉर्मूला को निकालना सीखो। देखो बेटा, अभी तक हमने देखा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैसे अपन ने तमाम टेस्ट किए थे, कैरियस मेथड लगाया था, लसाइन टेस्ट लगाया था, इन सब से अपन ने देखा था। ठीक है, फिर हमने उनके परसेंटेज को निकालना सीखा था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से परसेंटेज को निकालना सीखा कि नहीं। अब जो हमें परसेंटेज मालूम चल गया, उन परसेंटेज को हम यहां लिख लेते हैं, ये लिख लिया। हम एक्चुअल में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा रहे हैं, परसेंटेज निकालना आ गया। अभी तक अपन ने परसेंटेज के क्वेश्चन दिए थे, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, कार्बन का कितना परसेंटेज है, क्लोरीन का कितना परसेंटेज है, ब्रोमीन का कितना है, आयोडीन का कितना है, सल्फर का कितना है, ये सारे मेथड देखे थे। तो अगर हमें परसेंटेज मालूम चल गए तो उन परसेंटेज को हम यहां लिख लेंगे, फिर परसेंटेज को हमें गायब करके सिंपली ग्राम लिख लेना, इनके नीचे लिख लोगे, इनके आगे परसेंटेज के आगे क्या लिख लोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इन सब के एटॉमिक वेट को लिखोगे। तो एटॉमिक वेट कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर आप क्या करोगे, फिर यहां नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, इस वेट को इस एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना, इसके वेट को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना, इसके वेट को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना, इसके एटॉमिक वेट को इसके वेट को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। ठीक है, आपका जो भी आंसर आएगा, अगर होल नंबर में आ गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, और अगर होल नंबर में नहीं आया तो आपको क्या करना है बेटा, तो आपको ये करना है, सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है उससे आपको सबको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है, और उसके बाद भी अगर होल नंबर में नहीं आए तो फिर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहां पर हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, सबसे छोटे से डिवाइड करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर 1.5 और 1.5 आ रहा है, फ्रैक्शन में यही आ रहा है, बाकी सब तो होल नंबर में आ रहा है। देखो, तो हम सीधा सिंपली क्या करेंगे, यहां के बाद में जितने भी स्टेप्स लगेंगे ये होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम सिंपली 2 से डिवाइड कर लें, इसका भी और इसका भी, तो ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 3 में कन्वर्ट हो गया। 1.5 दूनी 3 ही तो होता है, तो 2 से यहां भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 8 हो गया, 7 2 14 हो गया, और बस इनके आगे यही नंबर लिख देना है। कार्बन 8 हो गए, नाइट्रोजन 3 हो गए, हाइड्रोजन 14 हो गए, ऑक्सीजन 3 हो गए, और ये बन गया आपका इंपेरिकल फॉर्म। अब या तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया जाएगा या आपको वेपर डेंसिटी दी जाएगी। वेपर डेंसिटी दी रखी है, 2 का मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट, और इसका क्या निकाल लोगे, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। मॉलिक्यूलर वेट को इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड करना, क्या मिल जाएगा, एन, और इस एन का उठाकर इसी में मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मिल जाएगा, समझ में आ गई बात। हालांकि इस वाली प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट नहीं करना, समझ में आ गई बात। चलो, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है,
इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। लिखिए, अ कंपाउंड हैज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। 3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.8 ग्राम H2O। फाइंड आउट एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहां आपकी पिछली वाली पूरे कॉन्सेप्ट लगेंगे, मतलब इस क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला तो फाइंड आउट करना है और पीछे वाली भी चीजों को आपको यूज करना है, परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। चलो देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12/44 इंटू 4.4 ग्राम, क्या मिली आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया है? 3 ग्राम इंटू 100, कितना निकला? 40%। हाइड्रोजन का कितना निकला? 2/18 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 3 इंटू 100, 6.67%। अब ऑक्सीजन का कितना होगा? तो तीन ही तो चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ो, परसेंटेज, और 100 में से माइनस कर दो। किसमें से माइनस कर दो? टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा ना, तो ये परसेंटेज किसका हो गया? ऑक्सीजन का हो गया कि नहीं? अब क्या करना है, इनके परसेंटेज को आपने ये लिखा और फिर इसके बाद में क्या कर दिया आपने? एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। तो देखो 3.33, 6.67, 3.33। अब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये डायरेक्टली तो वो हो नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा है उससे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। छोटा कौन है? सॉरी, डिवाइड कर देंगे। छोटा कौन है? 3.33। इससे इसे भी डिवाइड किया, इसे भी डिवाइड किया और इसे भी डिवाइड किया, तो रेशियो क्या मिल गया? 1:2:1। और यही हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्म। आ गया समझ में? कुछ कठिन था? अब इसके बाद भी अगर ये फ्रैक्शन में मिलता है जैसे 2.5 वगैरह, तो फिर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 2, तो ये हो जाता 2, ये हो जाता 5 और ये हो जाता 2। पर हमें होल नंबर में मिल ही गया, तो अब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलो, इसमें से अब जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपको ये दे रखे हैं, ये पूरी मैंने शीट आपको दी है, तो इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, ठीक है? फिर इसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालने के कुछ एक तरीके होते हैं। मैंने आपको बताया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहता है, जरूरी नहीं है हर बार आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया जाए या वेपर डेंसिटी दी जाए, तो कुछ और भी प्रैक्टिकल तरीके होते हैं, तो उससे हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालने का तरीका ढूंढेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक इसका बचा हुआ है, टेक्निक्स का, ठीक है, जिसे अब हम परसों देखेंगे।